अध्याय 213 उपेंद्र गुप्ता की मृत्यु। क्या मुझे बहुत देर हो गई? हेलीकॉप्टर से अरूप गुप्ता ने अपने भाई उपेंद्र गुप्ता की स्पोर्ट्स कार को लाल रोशनी की किरण से आगे निकलने के बाद हवा में गायब होते देखा। वह अच्छी तरह से जानते थे कि उपेंद्र गुप्ता गायब नहीं हुए थे, बल्कि वह रोहित के घोस्ट डोमेन भूत क्षेत्र में गिर गए थे। आखिरी पलों में वह आखिर उस रोहित के हाथों पकड़े गए थे। अगर उपेंद्र गुप्ता सिर्फ आधा मिनट पहले आ जाते तो अरूप गुप्ता को पूरा विश्वास था कि वह उन्हें भगा सकते थे। रोहित तो क्या, ऊपर से भी किसी की हिम्मत नहीं होती कि एक शब्द भी बोले। हेलीकॉप्टर को नीचे उतारो, अरूप गुप्ता ने आदेश दिया। इस समय घोस्ट डोमेन के अंदर रोहित, उपेंद्र गुप्ता ने दांत भींचकर गरजते हुए कहा। उनका दिल गुस्से से उबल रहा था। टूटे हुए वाहन के सामने खड़े रोहित का सामना करते हुए उपेंद्र गुप्ता ने कभी ऐसी निराशा महसूस नहीं की थी। तुम्हें कल ही इस नतीजे की उम्मीद कर लेनी चाहिए थी। क्या तुम्हें सच में लगा कि मैंने तुम्हें इसलिए जाने दिया क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था? यह इसलिए था क्योंकि मैं खुद अच्छी हालत में नहीं था, और अगर मैं इसे और खींचता तो हो सकता है कि भयंकर भूतों के पुनरुत्थान के कारण मैं पवन कुमार के साथ मर जाता। इसके अलावा घोस्ट रोप भूत रस्सी ने मुझे काफ़ी परेशानी दी थी। बस इतना है कि तुम अवसर का फ़ायदा उठाने में नाकाम रहे, रोहित ने शांति से कहा। हालांकि वह कल मजबूत दिखाई दिया था, उसने हत्या के प्रयास को पूरी तरह से हल कर दिया था, लेकिन उसकी स्थिति वास्तव में काफ़ी खतरनाक थी। किसी और की मदद के बिना भी मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसे तुम जब चाहो मार सको। मत भूलो, मैं भी एक घोस्ट मैनिपुलेटर भूत संचालक हूं। मैं अंत तक लड़ूंगा। उपेंद्र गुप्ता गड़गड़ाए जैसे ही वह टूटी हुई कार के मलबे से संघर्ष करके बाहर निकले। रोहित ने देखा कि उपेंद्र गुप्ता कितनी मुश्किल से कुचली और विकृत कार से बाहर निकल रहे हैं। इससे पहले कि उपेंद्र गुप्ता खुद को संभाल पाते, रोहित के पैरों पर मौजूद काली घोस्ट शैडो भूत छाया उन पर फैल गई, उनकी गर्दन के चारों ओर कस गई और उन्हें हवा में उठा दिया। वह क्या था? अंत तक लड़ना। अब मेरे लिए ऐसा करने की कोशिश करो, रोहित ने ताना मारा। इतना कहते ही घोस्ट शैडो ने अपनी पकड़ कस दी और उपेंद्र गुप्ता की गर्दन से ऐसी चटकने की आवाज़ आई जैसे वह टूटने वाली हो। उपेंद्र गुप्ता का चेहरा लाल पड़ गया, वह एक शब्द भी नहीं बोल पाए। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इस तरह भागे, तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे मिलने यहीं था। बहुत बुरा हुआ तुमने थोड़ी देर कर दी। अगर तुम कल रात भर में भाग गए होते तो शायद तुम्हें जयपुर शहर छोड़ने का मौका मिल जाता। अब माफ़ करना, लेकिन तुम यहीं मर सकते हो। तुम मुझे नहीं मार सकते, मेरा बड़ा भाई यहीं पास में है। उपेंद्र गुप्ता ने लगभग दम घुटते हुए शब्दों को हाँफकर बाहर निकाला। इस रोहित के सामने उनके पास अंत तक लड़ने का भी अधिकार नहीं था। रोहित ने कहा, अगर किसी व्यक्ति की जान लगभग चली गई है तो और क्या डर है? जैसे ही वह बोले, उन्होंने पास पड़े परित्यक्त कार के मलबे पर एक नज़र डाली। उसी पल आकाश से बारिश होने लगी, उपेंद्र गुप्ता पर टपकती हुई। गैसोलीन। जब उपेंद्र गुप्ता ने गंध सूंघी तो उनका चेहरा तुरंत बदल गया। वह जानते थे कि रोहित ने घोस्ट डोमेन का उपयोग करके गैसोलीन को टैंक से ठीक उनके सिर के ऊपर स्थानांतरित कर दिया था। तुम अपने शरीर के अंदर एक भूत को पाले हुए हो, लेकिन जो वास्तव में तुम्हारा है वह सिर्फ बाहरी त्वचा है। ये वास्तव में भयावह है। इस तथ्य कि तुम केवल एक परत त्वचा के साथ जीवित रह सकते हो, भयंकर भूतों की अद्भुत शक्ति का प्रमाण है। ऐसे भूत को नियंत्रित करने में सक्षम होना प्रभावशाली है, मैं मानता हूँ, लेकिन यह अफसोस की बात है कि तुम्हें इसका प्रभावी ढंग से उपयोग करना नहीं आता। अगर मैं उस बाहरी परत को जला दूं तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम तब भी जीवित रह पाओगे? रोहित ने कहा। उपेंद्र गुप्ता तुरंत जोरदार संघर्ष करने लगे, लेकिन यह व्यर्थ था। ये रोहित नहीं था जिसने उन्हें पकड़ा हुआ था, बल्कि काली घोस्ट शैडो थी। वह एक भूत की पकड़ से खुद को आज़ाद नहीं कर सके। लगता है मैं सही था। रोहित ने अपनी जेब से लाइटर निकाला। रोहित, क्या उपेंद्र गुप्ता तुम्हारे हाथों में है? क्या हम बात कर सकते हैं? इस समय अरूप गुप्ता की आवाज़ घोस्ट डोमेन के बाहर से आई। बड़े भाई, उपेंद्र गुप्ता कुछ उत्तेजित हो गए, जैसे उन्हें जीवित रहने की एक किरण दिखाई दी हो। रोहित ने एक पल सोचा और तुरंत उपेंद्र गुप्ता को नहीं मारा, बल्कि इसके बजाय घोस्ट डोमेन को दृश्यमान बना दिया। अंदर सड़क पर एक प्रक्षेपण की तरह लाल रोशनी से ढकी दुनिया दिखाई दी। अरूप गुप्ता, बहुत समय बाद मिले। घोस्ट कॉफिन भूत ताबूत पर शोध कैसा चल रहा है? रोहित ने शांति से अभिवादन किया। अरूप गुप्ता ने कहा, प्रगति काफ़ी सुचारू है, इसका श्रेय काफ़ी हद तक तुम्हारी मदद को जाता है। घोस्ट कॉफिन को पुनः प्राप्त करने और अनिल को बचाने में सक्षम होना मेरे शोध पर बहुत प्रभाव डालता है। ये सुनकर अच्छा लगा। अरूप गुप्ता, तुम पर बहुत कुछ है, पूरी मानवता की शांति के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हो। मेरा मामूली योगदान कुछ भी नहीं है।
रोहित ने कहा, हालांकि चूंकि मैंने अरूप गुप्ता के शोध में योगदान दिया है, तो तुम्हारे भाई को मुझे मारने के लिए अन्य भूत मास्टरों के साथ शामिल होने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्या यह मुझे चुप कराने के लिए है ताकि घोस्ट कॉफिन की खबर को स्थायी रूप से एक रहस्य रखा जा सके? अरूप गुप्ता के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। वह जाहिर तौर पर उपेंद्र गुप्ता और रोहित के बीच व्यक्तिगत दुश्मनी को समझते थे और इन शब्दों ने निस्संदेह एक व्यक्तिगत प्रतिशोध को एक बहुत ऊंचे स्तर तक बढ़ा दिया। अगर उन्होंने उपेंद्र गुप्ता को बचाने का फैसला किया तो यह हत्या के प्रयास के पीछे होने को स्वीकार करने जैसा होगा। इसका देश के भीतर काफी प्रभाव पड़ेगा। एक कीमत बताओ, जब तक यह मेरी शक्ति में है मैं वह करूंगा। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अरूप गुप्ता ने जवाब नहीं दिया, बल्कि सीधे अपनी शर्तें प्रस्तावित कीं। रोहित ने कहा, पिछली बार मैंने तुमसे पूछा था एक भूत मास्टर और एक मैनेजर के बीच क्या अधिक महत्वपूर्ण है, और तुमने बाद वाले को मारने में संकोच नहीं किया। मेरे निकम्मे भाई को मारने में तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। अगर तुम इस बार उसे छोड़ने को तैयार हो तो मैं तुम्हें आश्वासन दे सकता हूं कि वह तुम्हारे सामने कभी दोबारा नहीं आएगा और तुम्हें और कोई परेशानी नहीं देगा। अरूप गुप्ता रुके और जोड़ा, वह मेरा इकलौता भाई है और मेरी माँ का केवल एक ही बेटा है। रोहित ने कहा, अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार की वंश मेरे साथ खत्म हो जाएगी। अगर उपेंद्र गुप्ता मर जाता है तो उसके पास अभी भी तुम हो, उसका बड़ा भाई। अगर मैं उसे अभी जाने देता हूं तो कल मुझे किसने बख्शा था? अरूप गुप्ता ने अपनी भौहों को गहराई से सिकोड़ा। फिर भी एक कीमत बताओ। माफ करना, तुमसे मिलने की मेरी इच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं उपेंद्र गुप्ता को बख्शने की योजना बना रहा हूं, बल्कि तुम्हारे भाईचारे के प्रति सम्मान के कारण। मैं शिष्टता का काम करने और तुम्हें उपेंद्र गुप्ता को आखिरी बार देखने देने को तैयार हूं, ताकि तुम मुझे अमानवीय होने का आरोप न लगा सको। इसके अलावा तुम्हें पता होना चाहिए कि यह पहली बार नहीं है जब उसने मुझे गिराने की कोशिश की है। मैं पहले ही उसे एक मौका दे चुका हूं। लेकिन हमेशा ऐसे लोग रहेंगे जो तुम्हारी सीमाओं का परीक्षण करेंगे। इस बार यह वह है, अगली बार कोई और होगा। अगर तुम हठी नहीं होगे तो तुम्हें मारा जाएगा, धमकाया जाएगा। आखिर मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, एक प्रमुख प्रोफेसर जिसकी स्थिति और पद है। मैं बस एक नगण्य भूत मास्टर हूं और मैं कब तक जीवित रह सकता हूं यह अज्ञात है। अगर मैं काफ़ी निर्दयी नहीं हूं तो मैं जयपुर शहर में भी एक पैर जमा नहीं सकता। ये कहते हुए उनके पीछे की घोस्ट शैडो ने उपेंद्र गुप्ता को उनके चेहरे तक उठा लिया। अरूप गुप्ता उपेंद्र गुप्ता को इतना करीब देखकर स्वाभाविक रूप से उन्हें पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उनका हाथ उपेंद्र गुप्ता के शरीर के आर पार हो गया। उनके सामने का दृश्य वास्तविक नहीं था, केवल कुछ ऐसा था जो रोहित ने उन्हें घोस्ट डोमेन के माध्यम से दिखाया था। असली वाला कहाँ है, कौन जानता है? बड़े भाई, मुझे बचाओ। उपेंद्र गुप्ता डर से भर गए थे, मौत के खतरे को महसूस कर रहे थे, लेकिन वास्तव में इस पल का सामना करते हुए वह मरना नहीं चाहते थे। विनती और रोने के साथ उन्होंने अरूप गुप्ता से बचाव की गुहार लगाई। हालांकि अगले ही पल उपेंद्र गुप्ता की त्वचा तेजी से काली पड़ने लगी और वह दर्द में कराह उठे और चिल्लाए, रोहित, तुम! ये देखकर अरूप गुप्ता का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। हालांकि कोई दृश्यमान आग की लपटें नहीं थीं, उन्होंने अनुमान लगाया कि उनके भाई उपेंद्र गुप्ता एक भयंकर आग के बीच में थे। आग आखिर लगा दी गई थी। इस बार मैं कोई कीमत नहीं बताना चाहता। कुछ चीजें हैं जिन पर समझौता नहीं किया जा सकता है, रोहित ने कहा। भाई, मुझे बचाओ। उपेंद्र गुप्ता ने अपना हाथ बढ़ाया, जो अब झुलसकर काला पड़ रहा था, अरूप गुप्ता की ओर। उनकी आंखों से पछतावे के आंसू बह रहे थे। अरूप गुप्ता ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन कुछ नहीं पकड़ा। वह केवल असहाय होकर अपने छोटे भाई को घोस्ट डोमेन की भयंकर आग की लपटों में नष्ट होते हुए देख सकते थे। संघर्ष की आवाज़ें धीमी और धीमी होती गईं। जल्द ही वह पिच ब्लैक हाथ बिना ताकत के गिर गया। उसके बाद उनके शरीर से चिपका मांस मिट्टी के प्लास्टर की तरह बड़े टुकड़ों में गिर गया, जो अपना चिपकने वाला गुण खो रहा था। तेजी से नीचे एक भयानक सफ़ेद कंकाल को प्रकट कर रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आग कितनी भयंकर रूप से जल रही थी, कंकाल नए जैसा बरकरार रहा। अचानक वे ठंडी सफ़ेद हड्डी की हथेलियां अचानक हिल गईं, गर्दन के चारों ओर घोस्ट शैडो को पकड़ लिया। ये भयानक क्रिया निश्चित रूप से उपेंद्र गुप्ता के नियंत्रण में नहीं थी। वह पहले ही मर चुके थे। जो बचा था वह ये कंकाल भूत था, जिसमें उपेंद्र गुप्ता का मांस नहीं था, बिना किसी निशान के जला दिया गया था। भले ही उनका भूत अजीब तरह से शक्तिशाली था, उपेंद्र गुप्ता को पुनर्जीवित करना संभव नहीं होना चाहिए था। अरूप गुप्ता, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने छोटे भाई को एक भूत संचालक में बदल दिया था, किसी और से बेहतर जानते थे कि उनका भाई घोस्ट डोमेन में मर चुका था, पूरी तरह से इस दुनिया से गायब हो गया था। यहाँ तक कि वह उपेंद्र गुप्ता को वापस जीवन में नहीं ला सकते थे।
क्यों? तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? तुम पहले क्यों नहीं भागे? तुमने बाहर ऐसी आपदा क्यों खड़ी की? अरूप गुप्ता फूट फूट कर रोए, जमीन पर घुटने टेक दिए, उनका पूरा अस्तित्व लगभग ढह गया था। प्रोफेसर, एस्कॉर्ट स्टाफ ने तुरंत अरूप गुप्ता को सहारा दिया। उन्होंने तब एक जटिल नज़र से घोस्ट डोमेन में रोहित को देखा। वे उन्हें दोष नहीं दे सकते थे या यहाँ तक कि नाराज भी नहीं हो सकते थे, क्योंकि रोहित जयपुर शहर का प्रभारी व्यक्ति था और उपेंद्र गुप्ता एक अपराधी था, वारंट में स्पष्ट रूप से नामित भगोड़ा था। अगर उसे मौके पर ही मार दिया जाता तो भी रोहित को बिना किसी गलती के श्रेय दिया जाता। तो रोहित ने कुछ भी गलत नहीं किया था। उपेंद्र गुप्ता मर चुका है और उसके अंदर का भूत बाहर है। तुम्हें इसकी क्षमताओं के बारे में मुझसे ज्यादा स्पष्ट होना चाहिए। अगर अरूप गुप्ता मेरे काम में सहयोग करने को तैयार हैं तो तुम जो जानते हो वह साझा कर सकते हो। बेशक, अगर तुम कुछ नहीं कहना चाहते तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। इसे किसी न किसी तरह से हल किया जाएगा, रोहित ने कहा। एस्कॉर्ट कर्मियों ने रोहित पर आंखें चौड़ी कर लीं। तुमने अभी अभी उसके भाई को मारा है और तुम जानकारी मांगने की हिम्मत कर रहे हो। हालांकि अगर हम सख्ती से व्यवसाय की बात कर रहे हैं तो अरूप गुप्ता को वास्तव में रोहित के काम में सहयोग करना चाहिए। आखिरकार ये वह था जिसने मूल रूप से लैब से भूत को ढीला छोड़ा था और उनकी जिम्मेदारी लेने की बाध्यता है। अरूप गुप्ता धीरे धीरे जमीन से उठे। उन्होंने अपने चेहरे से आंसू नहीं पोंछे, लेकिन तुरंत मुड़े और चले गए। हालांकि उनके दिल में दर्द था, उन्होंने रोहित के खिलाफ कोई द्वेष नहीं रखा, क्योंकि आज रोहित ने वास्तव में कुछ भी गलत नहीं किया था। अगर पीछा किया जा रहा व्यक्ति उपेंद्र गुप्ता नहीं होता बल्कि कोई और भूत संचालक होता तो वह रोहित के दृष्टिकोण का पूरी तरह से समर्थन करते। एक कानूनविहीन भूत संचालक को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति किसी भी दुर्भावनापूर्ण आत्मा से समाज के लिए एक बड़ा खतरा है। प्रोफेसर, अरूप गुप्ता ने कहा, कुछ मत कहो, लैब वापस जाओ, मुझे अपना शोध जारी रखना होगा। एस्कॉर्ट स्टाफ गंभीर लग रहा था और आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। हेलीकॉप्टर में चढ़ने से पहले अरूप गुप्ता ने भावहीन होकर पीछे मुड़कर देखा और कहा, भले ही तुमने मेरे भाई को मार डाला, मुझे उम्मीद है कि भविष्य में तुम काफी मूल्यवान साबित होंगे। जिस क्षण मैं तुम्हें अपनी आंखों में फायदेमंद से ज्यादा खतरनाक मानूंगा, मैं तुम्हें मारने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने में संकोच नहीं करूंगा। तब तक मैं एक प्रोफेसर बना रहूंगा और तुम अभी भी जयपुर शहर के प्रभारी व्यक्ति हो। मैं काम के मामलों में कोई पूर्वाग्रह नहीं दिखाऊंगा। अगर तुम इस भूत को हिरासत में लेना चाहते हो तो तुम्हें इस कंकाल को अलग करना होगा और उन्हें अलग से कैद करना होगा ताकि इसके पुनरुत्थान को रोका जा सके। अन्यथा ये हमेशा एक साथ वापस आने का एक तरीका खोजेगा। इसके अलावा इसे जीवितों के मांस और खून को छूने न दें, या यह अगले व्यक्ति के शरीर को परजीवी बना देगा जब तक कि यह पुनरुत्थान के लिए कुछ शर्त तक नहीं पहुंच जाता। तो यह भूत काफी विनम्र है, अपने आप पुनर्जीवित नहीं होता बल्कि निष्क्रिय रूप से पुनर्जीवित होता है। ऐसा लगता है कि अरूप गुप्ता ने इसे उपेंद्र गुप्ता को नियंत्रित करने के लिए सावधानीपूर्वक चुना था, रोहित ने कहा। उनके चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। अगर यह वैसा ही है जैसा अरूप गुप्ता ने बताया तो इस कंकाल भूत का मूल्य अकल्पनीय है। केवल आत्मरक्षा के लिए उपेंद्र गुप्ता का उपयोग करना सरासर बर्बादी है। ऐसे कंकाल के साथ जिसे मारा नहीं जा सकता और जो अपने आप पुनर्जीवित नहीं होगा, कोई भी वस्तुतः किसी भी भूत से निपटने का साधन रखता है। एक और शब्द कहे बिना अरूप गुप्ता जल्दी से हेलीकॉप्टर में चढ़ गए और जयपुर शहर छोड़ दिया। रोहित ने उन्हें जाते हुए देखा, ये सोचते हुए वह मुझे उपेंद्र गुप्ता को ठीक उनके सामने मारते हुए देख सकते थे। ये प्रोफेसर वास्तव में काफी असाधारण है। अरूप गुप्ता के पिछले व्यवहार से ये स्पष्ट था कि वह अपने भाई की बहुत परवाह करते थे। इतनी गहरी नफरत को दबाना और फिर भी आधिकारिक कर्तव्यों को निष्पक्ष रूप से निभाने को तैयार होना, वह या तो एक बदला लेने वाला नायक है जो अपने समय का इंतजार कर रहा है, या अपने दिल में दुनिया के साथ एक साधु है। चाहे वह अपने दिल में मेरे खिलाफ द्वेष रखता हो या भविष्य में मेरा दुश्मन बन जाए, मुझे आज के फैसले पर पछतावा नहीं है। रोहित की नज़र ठंडी हो गई, बिना किसी पछतावे के निशान के। उपेंद्र गुप्ता को मारना अन्य अर्थों के बारे में नहीं था, ये बदला लेने के बारे में था। हितों, पृष्ठभूमि, बाकी सब कुछ की सभी चिंताएं बकवास थीं। अपने सामने संघर्ष कर रहे कंकाल भूत को देखते हुए रोहित ने इसे विखंडित करने के लिए घोस्ट शैडो को नियंत्रित किया। ये भूत घोस्ट शैडो से कमजोर था, परेशान करने वाला केवल इसलिए क्योंकि इसे मारना मुश्किल था। रोहित के अपने हाथों से बरकरार कंकाल भूत को बलपूर्वक हड्डी के टुकड़ों में तोड़ दिया गया। सफ़ेद हड्डियां, उन पर मांस का कोई निशान नहीं था, एक कक्षा के कंकाल के नमूने की तरह दिखती थीं। असेंबली के बाद रोहित ने हड्डियों को एक साथ आने की कोशिश करते हुए देखा, जाहिर तौर पर फिर से इकट्ठा होने का प्रयास कर रही थीं।
प्रदान की गई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उन्होंने तुरंत अपने पास रखे सोने के पन्नी के कागज में प्रत्येक हड्डी को लपेट दिया। लपेटने के बाद जमीन पर बिखरी हुई हड्डियां शांत हो गईं। कोई और असामान्यता नहीं। रोहित ने इन वस्तुओं को एकत्र किया, फिर घोस्ट डोमेन को बंद कर दिया और क्षेत्र छोड़ दिया। अगला कदम, विचार करें कि पवन कुमार से कैसे निपटना है, उन्होंने सोचा। हालांकि जैसे ही वह जा रहे थे उन्हें कुछ महसूस हुआ और अचानक उन्होंने आकाश की ओर देखा। दोपहर के ठीक 2 बज रहे थे, फिर भी जयपुर शहर का आकाश मंद लग रहा था, जैसे गहरे नीले रंग की एक परत से ढका हुआ हो। उदासी। रोहित ने थोड़ा माथे पर बल डाला लेकिन और नहीं सोचा। अध्याय 214 बड़े पैमाने की घटना। ताज़ा खबर, प्रोफेसर अरूप गुप्ता का भाई उपेंद्र गुप्ता मर चुका है, जिसे नए प्रभारी रोहित ने मारा है। एशिया घोस्ट कंट्रोलर डिवीजन। एक छोटी बैठक विशेष रूप से बुलाई गई थी क्योंकि यह प्रोफेसर अरूप गुप्ता से संबंधित मामला था। बैठक में न केवल रोहित की ऑपरेटर पूनम मौजूद थी, बल्कि कैप्टन अरविंद, साथ ही विभाग के सभी प्रमुख सदस्य भी थे। मैंने पहले भी कहा है, ये रोहित एक अनियंत्रित कारक है। उसका भूत नियंत्रक बनना केवल और अधिक अराजकता को जन्म देगा, और अब उसने प्रोफेसर अरूप गुप्ता के एकमात्र सीधे रिश्तेदार को भी मार दिया है। अगर प्रोफेसर अरूप गुप्ता इस मामले को आगे बढ़ाने पर जोर देते हैं तो यह एक और आंतरिक संघर्ष को भड़काएगा। इस बैठक के लिए जिम्मेदार व्यक्ति एक सूट और चमड़े के जूते पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। उसका नाम अधीरा था, जो इस जगह का उपमंत्री था। जब उसने भूत नियंत्रक मूल्यांकन में भाग लिया था तब रोहित के परीक्षा पत्र पर एक नज़र डालें। अधीरा ने अपने हाथ में एक दस्तावेज खोला। वह बस शीतल रक्त और निर्दयी है, सार्वजनिक सुरक्षा के लिए कोई सम्मान नहीं दिखाता। उसने अभी अभी पद संभाला है और उपेंद्र गुप्ता को मार डाला है। कौन जानता है कि वह भविष्य में किस तरह की गड़बड़ी पैदा करेगा। मुझे लगता है कि हमें रोहित को हटाने और प्रोफेसर अरूप गुप्ता को एक उचित स्पष्टीकरण देने का अवसर ढूंढना चाहिए। यह मेरा विचार है, आप क्या सोचते हैं? वर्दी में एक अन्य व्यक्ति ने आधिकारिक शांति के साथ बात की। उपेंद्र गुप्ता का रिश्तेदार कोई भी हो, हमें ये स्वीकार करना होगा कि उसने आरक्षित भूत नियंत्रकों के खिलाफ एक हत्या की योजना बनाई और बड़ी मात्रा में हथियारों का भी इस्तेमाल किया। यह एक पूर्ण आतंकवादी हमला है और किसी भी युग में ऐसे व्यक्ति से गंभीरता से निपटा जाना चाहिए। रोहित ने अपना पद संभाला और उपेंद्र गुप्ता को मार डाला। यह एक योग्यता है, न कि कोई गलती। उपमंत्री अधीरा, अगर हम उपेंद्र गुप्ता के प्रोफेसर अरूप गुप्ता के भाई होने के कारण उसे बर्दाश्त करते हैं तो कानून कहाँ है? मैं रोहित को हटाने से सहमत नहीं हूँ। प्रोफेसर अरूप गुप्ता का अस्तित्व स्थिति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनका हर कदम देश के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। हम भविष्य के साथ मजाक नहीं कर सकते। अगर इस मामले के कारण प्रोफेसर अरूप गुप्ता भावुक हो जाते हैं और उस भावना को अपने काम में लाते हैं तो परिणामों के लिए कौन जिम्मेदार होगा? अधीरा ने कहा, मुझे लगता है कि प्रोफेसर अरूप गुप्ता को एक स्पष्टीकरण देना आवश्यक है। उपमंत्री, मैं अपनी राय व्यक्त करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि रोहित को हटाना है या नहीं, हमें अरविंद की राय सुननी चाहिए। वह रोहित के साथ लंबे समय से रहे हैं और उनसे मिले भी हैं, इसलिए उन्हें रोहित को बहुत अच्छी तरह से जानना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि रोहित एक अनियंत्रित और बड़ा खतरा है तो मैं उन्हें हटाने से सहमत हूँ। अगर नहीं, तो मुझे लगता है इसके विपरीत उन्हें और अधिक महत्वपूर्ण भूमिकाएं दी जानी चाहिए। आखिरकार उनके रिकॉर्ड से उन्होंने कई घटनाओं को हल किया है, 3 भूत नियंत्रकों को बचाया है और एक अनियंत्रित भूत नियंत्रक क्लब को खत्म कर दिया है। अभिलेखागार में ज़्यादा फाइलें इतने प्रभावशाली रिकॉर्ड को हासिल नहीं कर सकती हैं, है ना? अरविंद, क्या आप अपने विचार साझा कर सकते हैं? बैठक की मेज पर बैठे एक अन्य व्यक्ति ने बोलना शुरू किया। ध्यान अरविंद पर केंद्रित हो गया। अरविंद की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और एक पल के विचार के बाद उन्होंने कहा, मैं उपमंत्री अधीरा के शब्दों से सहमत हूँ। रोहित वास्तव में एक अनियंत्रित व्यक्ति है, अपने सोचने में आवेगी और अपरिपक्व है, कोने में धकेले जाने पर एक मजबूत प्रतिशोधी मानसिकता रखता है और उसने पूरे विभाग को गिराने की धमकी भी दी थी। तो तुम्हें लगता है कि रोहित को हटाना बेहतर है? अधीरा ने पूछा। अरविंद ने तब जोड़ा, हालांकि मेरे अवलोकन के आधार पर, हालांकि उसमें ये कमियां हैं, उसमें बहुत भयानक क्षमता भी है, अध्ययन या सीखने में नहीं, बल्कि घटनाओं को संभालने में। घोस्ट डोर नॉकर घटना से शुरू होकर रोहित न केवल बच गया, बल्कि वह एक भूत नियंत्रक भी बन गया और अन्य 6 को सफलतापूर्वक बचाया। ये भयानक है कि एक छात्र ऐसा कर सकता है, खासकर ये देखते हुए कि उस समय के प्रभारी व्यक्ति रोगू का उस घटना में बलिदान हो गया था। शॉपिंग मॉल की बाद की घटना में उसने न केवल इसे वापस पा लिया, बल्कि अनिल को भी बचाया। उनका रिकॉर्ड उत्कृष्ट कहा जा सकता है। आपको ये समझना चाहिए कि रोहित ने यह उस स्थिति में किया था जब घटना फाइल से छेड़छाड़ की गई थी।
बाद में जब एक और घटना भड़क उठी और तीसरे भूत नियंत्रक अंकुश शामिल हो गए, तो मैंने समर्थन के लिए निकटतम शहर के भूत नियंत्रक सुनीता को भेजने का गलत अनुमान लगाया, जिससे वे दोनों घोस्ट डोर नॉकर घटना में फंस गए, एक धागे से लटके हुए थे। रोहित ने फिर से कार्रवाई की, न केवल सुनीता को बचाया बल्कि अंकुश भी बच गया और वह जीवित बचे लोगों के एक समूह को भी बाहर लाया। इस बिंदु पर अरविंद ने कहा, घोस्ट डोर नॉकर घटना को ए श्रेणी आपदा स्तर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तथ्य यह है कि रोहित इसके भीतर से 2 बार बच गया और लोगों को बचाने में सक्षम था। ये दर्शाता है कि उसकी क्षमता कितनी उत्कृष्ट है। घरेलू भूत नियंत्रकों के लिए सी स्तर और बी स्तर की घटनाओं से निपटना पहले से ही आसान नहीं है। ए स्तर की घटनाओं को संभालने में सक्षम लोग बहुत दुर्लभ हैं। इसलिए मुझे लगता है कि रोहित की क्षमताएं उसकी कमियों से अधिक हैं और वह पोषण के योग्य है। अरविंद ने समाप्त किया और जोड़ा, यह उसके मूल्यांकन के जवाबों से देखा जा सकता है, खासकर आखिरी सवाल। जवाब देते समय उसने बैकपैक वाले बच्चे को मारने का विकल्प चुनने में संकोच नहीं किया, और यह भाग्य से नहीं था कि उसने सही अनुमान लगाया, बल्कि बहुत तर्कसंगत विश्लेषण के माध्यम से। असली जवाब वास्तव में यह था कि बैकपैक वाला बच्चा एक भूत था। जब गिरी ने सवाल पूछा तब से लेकर उसके जवाब देने के समय तक उसने सोचने में शायद ही कोई समय बिताया। यह एक लगभग सहज प्रतिक्रिया है। दूसरों के विपरीत रोहित में घटनाओं को संभालने की प्रतिभा है, और मेरा मानना है कि अगर वह भविष्य में खुद का बलिदान नहीं करता है तो वह उस योजना में भाग लेने के योग्य भी हो सकता है। बस काफ़ी है, तुम्हारी रिपोर्ट पहले से ही काफ़ी विस्तृत है। अधीरा ने कुछ अप्रसन्नता के साथ बीच में टोका। अरविंद के विश्लेषण से ये स्पष्ट है कि रोहित की क्षमताएं उसकी कमियों से अधिक हैं। कम से कम वह अंकुश, जो कुछ नहीं करता, उससे कहीं ज़्यादा उपयोगी है। मुझे लगता है कि हमें उसे पोषित करना चाहिए। जहां तक अंकुश की बात है, हमें निर्णय लेने में संघर्षों को रोकने और अनावश्यक नुकसान से बचने के लिए उसे जयपुर शहर से बाहर स्थानांतरित करने का अवसर ढूंढना चाहिए। पहले वाले व्यक्ति ने अपनी राय बताई। घोस्ट नौकर वर्दी में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने भी गंभीरता से बात की। विशेष समय के दौरान विशेष प्रतिभाओं का अच्छा उपयोग किया जाना चाहिए। मेरा भी मानना है कि हमें एक भूत नौकर को आसानी से नहीं हटाना चाहिए जिसके पास योग्यता है, सिर्फ एक अपराधी के कारण, भले ही वह प्रोफेसर अरूप गुप्ता के रिश्तेदार से संबंधित हो। चूंकि हर कोई सहमत है, तो आइए घोस्ट आए रोहित के साथ मामले को सुलझाएं। हमें प्रोफेसर अरूप गुप्ता की स्थिति के लिए भी अधिक चिंता दिखानी चाहिए, अधीरा ने कहा। बैठक स्थगित की जाती है। निर्णय होने के बाद उन्होंने तुरंत स्थगित कर दिया और घटनास्थल से चले गए। वापस चलते हुए पूनम, जो बैठक के दौरान नहीं बोली थी, ने धीमी आवाज में पूछा, कैप्टन, उपमंत्री अधीरा रोहित को हटाने पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? उसने अभी अभी अपना पद संभाला है और पहले रोहित की कार्रवाई को मौन स्वीकृति नहीं दी गई थी। उन्होंने गिरी और अंकुश को भी उसका समर्थन करने के लिए कहा था। अब जब रोहित ने सफलतापूर्वक उपेंद्र गुप्ता को मार डाला है तो उसे क्यों हटाया जाए? अरविंद ने अपने होठों के कोने पर एक कड़वी मुस्कान प्रकट की। यह विरोधाभासी है ना? पूनम ने सिर हिलाया। दरअसल इसे समझना मुश्किल नहीं है। अधिकांश लोग उम्मीद करते हैं कि रोहित कार्रवाई करेगा, लेकिन ये भी उम्मीद करते हैं कि वह सफल न हो। मैं पूरी तरह से नहीं समझती, कैप्टन, क्या आप समझा सकते हैं? जब तुम उस बिंदु पर पहुंचोगी तो स्वाभाविक रूप से समझ जाओगी, अरविंद ने आगे विस्तार से नहीं बताया। हालांकि इस क्षण एक स्टाफ सदस्य अचानक भागता हुआ आया, घबराया हुआ। कैप्टन अरविंद, चीजें खराब लग रही हैं। क्या हुआ? अरविंद ने मुड़कर पूछा। जयपुर शहर सही नहीं है, यहाँ नवीनतम सैटेलाइट तस्वीरें हैं। स्टाफ सदस्य ने एक फोल्डर खोला जिसके अंदर एक सैटेलाइट नक्शा सामने आया। अरविंद ने एक नज़र डाली और उनकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उनके चेहरे पर अत्यधिक झटका दिखाई दिया। धिक्कार है, चीजें इतनी अचानक इस तरह कैसे हो सकती हैं? उन्हें जल्दी सूचित करो। हमने पहले ही लोगों को सूचित कर दिया है। मंत्री यहाँ रास्ते में हैं, हमें मुख्य सम्मेलन कक्ष में इकट्ठा होने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, मैं तुरंत वहां आता हूं, अरविंद ने बेहद गंभीर दिखते हुए फोल्डर वापस सौंप दिया। तुम जाओ, दूसरों को सूचित करो। पूनम ने बात की, क्या हमने अभी अभी एक बैठक खत्म नहीं की? इतनी जल्दी दूसरी क्यों? अरविंद ने जवाब दिया, तुरंत संचार कक्ष में वापस जाओ, रोहित से संपर्क करो और एक बार संचार स्थापित हो जाने के बाद मेरे आदेश के बिना डिस्कनेक्ट मत करना। अंकुश के संचारक को भी ऐसा ही करने के लिए कहो। स्थिति तुम्हारे जैसी ही है। कैप्टन, क्या कुछ बड़ा हुआ है? पूनम ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। ये बहुत अच्छी तरह से एक प्रमुख घटना हो सकती है। अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो इसे आपदा स्तर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तुम किसका इंतजार कर रही हो? जल्दी करो।
अरविंद गरज कर बोले, फिर बिना किसी देरी के मुख्य सम्मेलन कक्ष की ओर दौड़े। आपदा स्तर की घटना, तुम मजाक कर रहे हो? पूनम अपने दिमाग में थोड़ी भ्रमित होकर संचार कक्ष की ओर बढ़ीं। तुम्हें पता होना चाहिए कि एक आपदा स्तर की घटना में कई शहरों की आबादी को नष्ट करने की क्षमता होती है। ऐसी घटनाएं विश्व स्तर पर केवल 2 या 3 बार हुई हैं। पिछली बार प्रोफेसर अरूप गुप्ता के शोध निष्कर्षों के माध्यम से चल रहे नुकसान को मुश्किल से कम किया गया था और कई घोस्ट नॉकर्स के जीवन की बड़ी कीमत पर। लेकिन वह घटना समाप्त नहीं हुई थी। अध्याय 215 अनुभवी चालक। जयपुर शहर के बाहरी इलाके में एक हेलीकॉप्टर दूर के बाहरी इलाके की ओर उड़ रहा था। यह अरूप गुप्ता का निजी हेलीकॉप्टर था। हालांकि आज अरूप गुप्ता का मूड विशेष रूप से भयानक था, जो उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था, क्योंकि उनके छोटे भाई उपेंद्र गुप्ता की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने रोहित को अपने निकम्मे भाई को मारते हुए असहायता से देखा था और उस क्षण की भावना ने उन्हें क्रोध और शक्तिहीनता की गहरी भावना से भर दिया था। तुमने पहले मेरी मदद क्यों नहीं मांगी? तुमने शुरू से ही मेरी बात क्यों नहीं मानी? क्या तुम्हारे लिए चुपचाप एक अमीर दूसरी पीढ़ी होना बेहतर नहीं होता? तुम्हें क्यों जाकर वह अपकिंग एंटरटेनमेंट क्लब स्थापित करना पड़ा और यहाँ तक कि एक हिटमैन को किराए पर लेने की हिम्मत भी की? तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी, मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगा? कैसे? हेलीकॉप्टर में बैठे अरूप गुप्ता ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। हालांकि उन्होंने अपनी भावनाओं को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन परिवार के सदस्य की मृत्यु ने उन्हें फिर भी दुख और आक्रोश से भर दिया। लेकिन उन्होंने रोहित से बदला न लेने का फैसला किया, क्योंकि अरूप गुप्ता जानते थे कि किसी अपराधी भाई के कारण जिम्मेदार व्यक्ति को मारना सही नहीं होगा। अगर उन्होंने ऐसा किया तो इससे केवल अधिक नुकसान होगा और उनके भाई उपेंद्र गुप्ता की मृत्यु से भविष्य में जयपुर शहर एक बेहतर जगह बन जाएगा। कर्तव्य और तर्क का पारिवारिक भावना से टकराव अरूप गुप्ता को अकथनीय दर्द में छोड़ गया। हेलीकॉप्टर में उनके साथ आए अधिकारी इस समय बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वे जानते थे कि प्रोफेसर अरूप गुप्ता बहुत बुरे मूड में थे। इस समय उन्हें परेशान न करना ही बेहतर था। प्रोफेसर, बाहर की स्थिति थोड़ी अजीब लग रही है। इस क्षण सह चालक की सीट पर बैठे पर्यवेक्षक ने अचानक कहा, बाहर आसमान की तरफ देखिए, ये बहुत जल्दी अंधेरा हो रहा है। अभी दोपहर के 4 भी नहीं बजे हैं। इस समय गर्मी में जयपुर शहर में तेज धूप होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरूप गुप्ता ने ये शब्द सुने और खिड़की से बाहर देखा। पारदर्शी शीशे के माध्यम से वह स्पष्ट रूप से आसमान को धीरे धीरे अंधेरा होते हुए देख सकते थे। यह अंधेरा रात होने के बाद आने वाले अंधेरे जैसा नहीं था, बल्कि एक उदास छाया जैसा था जिसने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया था। छाया एक अशुभ नीले काले रंग की लग रही थी, जैसे दिनों से मरे हुए शव की चोटिल त्वचा एक ठंडी और भयानक आभा लिए हुए। इसके अलावा जैसे जैसे हेलीकॉप्टर आगे उड़ रहा था, वह जयपुर शहर से और दूर होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा था। हेलीकॉप्टर एक ही जगह पर चक्कर लगाता हुआ लग रहा था, कभी भी उस क्षेत्र को छोड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। क्या कोहरा है? साथ आए कर्मियों में से एक ने पजल्ड होकर पूछा। यह कोहरा नहीं है, यह एक असामान्य घटना है। अब और आगे मत उड़ो, हम बाहर नहीं निकल सकते। वापस जयपुर शहर की ओर मुड़ो, मुख्यालय से संपर्क करो और स्थिति की रिपोर्ट करो। अरूप गुप्ता ने कहा, मेरा फोन कहाँ है? ये रहा। साथ आए कर्मियों ने तुरंत एक सोने का उपग्रह स्थित फोन निकाला। अरूप गुप्ता ने तुरंत एक नंबर डायल किया। जयपुर शहर में एक स्थिति है, ली जून, तुम्हें यहाँ आना होगा, भूत मोमबत्ती लेकर आओ। ठीक है, मैं तुरंत आ रहा हूँ। फोन के दूसरे सिरे से एक शांत आवाज आई, प्रोफेसर अरूप गुप्ता, मंत्री का हेलीकॉप्टर संपर्क में आ गया है, संचार अधिकारी ने कहा। अरूप गुप्ता ने फोन लिया। मंत्री महोदय, मैं हूँ अरूप गुप्ता। प्रोफेसर अरूप गुप्ता, क्या आप अभी भी जयपुर शहर में हैं? इंटरनेशनल घोस्टमास्टर एशियन ब्रांच के मंत्री की आवाज़ फ़ोन के दूसरी तरफ से आई। हाँ, अभी भी जयपुर शहर की सीमा के भीतर हूँ। मुझे संदेह है कि यह एक बड़ी असामान्य घटना है। हेलीकॉप्टर पहले ही खींच लिया गया है और जयपुर शहर के ऊपर के हवाई क्षेत्र को नहीं छोड़ सकता है। मैं सुझाव देता हूँ कि आप तुरंत पूरे शहर को अलग कर दें। मैंने ली जून को इस तरफ आने के लिए कहा है। मुझे उम्मीद है कि यह सिर्फ एक झूठा अलार्म है, अन्यथा मैं यहाँ मर भी सकता हूँ, अरूप गुप्ता ने कहा। ठीक है, मैं समझता हूँ, मैं तुरंत व्यवस्था करूँगा, मंत्री ने जवाब दिया। इस समय मुख्य सम्मेलन कक्ष में इस संवाद को सुनकर सभी का दिल बैठ गया। धिक्कार है, प्रोफेसर अरूप गुप्ता इसमें कैसे फंस सकते हैं? क्या यह आग में घी डालना नहीं है? हमें प्रोफेसर अरूप गुप्ता को बचाने का रास्ता खोजना होगा। उनका महत्व एक शहर से कहीं ज्यादा है। किसी भी कीमत पर। सम्मेलन कक्ष में तरह तरह की आवाज़ें सुनी जा सकती थीं।
हालांकि आम सहमति स्पष्ट थी, प्रोफेसर अरूप गुप्ता को बचाना होगा। इस बीच जयपुर शहर में रोहित टैक्सी में बैठा था, अब किंग एंटरटेनमेंट क्लब वापस जा रहा था। यह कोई भ्रम नहीं है, बाहर का आसमान और भी ओमिनस होता जा रहा है। उसने टैक्सी की खिड़की से बाहर देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। एक गहरा नीला रंग धुएं की तरह आसमान को ढक रहा था और पूरे शहर में रोशनी तेजी से कम होने लगी थी। हवा एक ठंडी, भयानक गंध से भरी हुई लग रही थी। यह एहसास ठीक एक असामान्य घटना का सामना करने जैसा था। ड्राइवर भाई, क्या हम थोड़ी तेजी से जा सकते हैं? मुझे एक ज़रूरी काम निपटाना है, रोहित ने अपनी नज़र हटाई और तुरंत कहा। टैक्सी ड्राइवर ने कहा, नहीं नहीं, आगे कई चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस है और अगर मैं ध्यान न दूं और गति बढ़ाऊं तो मेरी गाड़ी तुरंत जब्त हो जाएगी। उस स्थिति में मुझे चलाने दो, रोहित ने कहा। अगर कुछ होता है तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। वह तो और भी बुरा है। पिछली बार मैंने तुम्हारी उम्र के एक युवक को स्टीयरिंग व्हील दिया था, उस लड़के ने कुछ ही समय में 200 मील तक गति बढ़ा दी थी और लगभग सूरज को छूने के लिए उड़ ही गया था। ड्राइवर ने सिर हिलाया। आजकल के युवा बहुत लापरवाह होते हैं। नौजवान, चिंता मत करो, ये बस 10 या 20 मिनट की बात है, इससे कुछ प्रभावित नहीं होगा। मैं एक घोस्ट मास्टर हूँ जिसका एक वास्तविक ज़रूरी काम है, क्या आप मुझे थोड़ी छूट दे सकते हैं? ये रहा मेरा आईडी, रोहित ने कहा। उसने ड्राइवर को अपने कागजात दिखाए। मैंने इतने आईडी देखे हैं कि गिन भी नहीं सकता, कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं है। तुम्हारा ज़रूर नकली होगा, जो अवैध है। इसे मजाक के तौर पर कैजुअली मत दिखाओ, ड्राइवर ने विनम्रता से याद दिलाया। रोहित ने अपनी हैंडगन आईडी पर थपथपाई। यह नकली नहीं है ना? मॉडल गन, 15 रुपये की एक, मैंने पहले एक खरीदी है, ड्राइवर ने जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रोहित स्पीचलेस था। अगर बाहर की स्थिति के कारण ऐसा नहीं होता तो वह इतनी देर बात करने में बर्बाद नहीं करता। बैंक टिल्ड। अगले ही पल उसके कान के पास गोली चलने की आवाज़ गूंजी, जिससे ड्राइवर लगभग डर के मारे अपनी बुद्धि खो बैठा। समझाने का समय नहीं है, जल्दी चलाओ। मेरे यहाँ होने पर तुम्हारे कोई पॉइंट नहीं काटे जाएंगे और न ही जुर्माना होगा। बस दुर्घटना मत करना। रोहित ने खिड़की के बाहर से अपनी हैंडगन वापस खींच ली। हे भगवान, क्या वह असली बंदूक है? भाई, क्या तुम सच में घोस्टमास्टर हो? मेरी पिछली गलती के लिए माफ़ी, ड्राइवर ने तुरंत कहा। घोस्टमास्टर भाई, तुम ज़रूर किसी अपराधी का पीछा करने की इतनी जल्दी में होगे। मैं बूढ़ा गुप्ता 20 साल से गाड़ी चला रहा हूं और आज आखिरकार मुझ पर ध्यान गया। कसकर पकड़ना, आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि जयपुर शहर का कार गॉड क्या होता है, ड्राइवर ने उत्साहित होकर कहा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। फिर उसने क्लच दबाया, गियर बदला, एक्सीलरेटर पर पैर रखा और गियर बदलने के लिए फिर से क्लच दबाया। पूरी प्रक्रिया सहज और कुशल थी। जल्द ही 7वें गियर तक पहुंच गई। गति तेजी से बढ़ी, कम से कम समय में 100 मील को पार कर गई और अभी भी बढ़ रही थी। गति के अचानक विस्फोट से एक मजबूत पीछे धकेलने का एहसास हुआ, जैसे वह वाहन से बाहर उड़ जाएगा। एक टैक्सी की गति इस हद तक पहुंच सकती है? रोहित कुछ हद तक हैरान था। बूढ़े गुप्ता मुस्कुराए। 20 साल की निजी बचत, तुम्हें क्या लगता है मैंने इसे कहाँ खर्च किया? सतह पर। यह एक टैक्सी है, लेकिन इसमें एक रेस कार का प्रदर्शन है। अगर मॉडिफिकेशन के साथ बहुत अधिक कंस्पिक्यूअस होने और वार्षिक निरीक्षण में फेल होने का डर नहीं होता तो मैं पहले ही एक नाइट्रोजन त्वरण प्रणाली स्थापित कर चुका होता। मैं कहने की हिम्मत करता हूं, जयपुर शहर में मेरी गाड़ी से तेज दौड़ने वाली एक भी कार नहीं है। मैंने अन्य टैक्सी ड्राइवरों को ये कहते हुए सुना कि इस सड़क खंड पर एक स्पोर्ट्स कार 1 सेकंड में 100 तक पहुंच गई। मैंने अपने दोस्त द्वारा लिया गया वीडियो देखा और उस कार का प्रदर्शन कुछ खास नहीं था। हालांकि वह स्पोर्ट्स कार तेज है, लेकिन वह आगे से बहुत भारी है। एक सीधी राह पर मैं मानता हूं कि मैं पकड़ नहीं सकता, लेकिन जैसे ही कोई मोड़ आता है, उसे मोड़ से निकलने के लिए ब्रेक को हल्का सा छूना पड़ता है। अगर ब्रेक बहुत जोर से मारे जाते हैं तो उसका अगला हिस्सा भारी और पिछला हिस्सा हल्का हो जाएगा और कार निश्चित रूप से फिसलकर पलट जाएगी। जब तक वह इस समस्या को दूर नहीं कर लेता, वह मेरी टैक्सी को नहीं हरा पाएगा, बूढ़े गुप्ता ने समझाया। तुम सही कह रहे हो। वह अंत में पलट गई। कार नष्ट हो गई और ड्राइवर मर गया। मैं अभी अभी उस मामले को निपटा कर आया हूं, रोहित ने कहा। तुम पलटने वाले तो नहीं हो? पलट जाऊंगा। घोस्टमास्टर भाई, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं कार गॉड हूं। मैंने अपनी आधी जिंदगी गाड़ी चलाई है और कभी नहीं पलटा। जब मैं जवान था तो मैंने सभी चैलेंजर्स के खिलाफ सर्वोच्चता हासिल की थी और मैंने अपनी पत्नी को भी उसी तरह जीता था।
लोग मुझे अब पुराना ड्राइवर कहते हैं, लेकिन मेरे कौशल हमेशा अपने चरम पर रहे हैं और कभी कम नहीं हुए। जैसे ही उन्होंने बात की, बूढ़े गुप्ता ने एक्सीलरेटर को फर्श से लगा दिया, गति को सीमा तक धकेल दिया। कैसा लगा? क्या एक बर्फीली सिहरन दौड़ गई? हैरान हुए रोहित ने कहा, ठीक है, लेकिन यह अभी भी मेरी गति से बहुत पीछे है। ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें अपने असली कौशल दिखाने की ज़रूरत है, बूढ़े गुप्ता ने कहा। वह आगे का मोड़ दिख रहा है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मोड़ में ड्रिफ्टिंग क्या होती है। शायद हमें नहीं करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि तुम्हारी कार ड्रिफ्ट करना शुरू कर रही है। चरमराहट की आवाज़ें आ रही हैं। क्या ये पलटने वाली है? वह तो बस साधारण टायर की आवाज़ है, कोई बड़ी बात नहीं। मुझ पर एक बार भरोसा करो, बूढ़े गुप्ता ने जोर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रोहित को लगा कि यह पुराना ड्राइवर बस ड्रिफ्टिंग के लिए उत्सुक है। जिस रास्ते से वह वापस जा रहा था वह उस तरफ जाता भी नहीं था। अध्याय 216 सुरक्षा अभियान। क्या तुम्हारे चेहरे पर ठंडा पसीना आ रहा है? रोहित ने टैक्सी में पूछा। नहीं, कार में थोड़ी गर्मी है और जब बाहर 30 डिग्री से अधिक हो तो थोड़ा पसीना आना सामान्य है, ड्राइवर, बूढ़ा गुप्ता ने कहा। तुम्हारी कार से शोर तेज होता जा रहा है। ये टायर की आवाज़ नहीं लग रही है। कुछ बहुत गलत महसूस हो रहा है, रोहित ने कहा। वह बस शॉक एब्जॉर्बर आवाज़ कर रहा है, चिंता की कोई बात नहीं है, बूढ़ा गुप्ता ने कहा। रोहित ने कहा, जब तुमने अभी अभी कोने से ड्रिफ्ट किया तो मुझे लगा जैसे पीछे से धमाके के साथ कुछ अचानक गिर गया। सच में, ये कार काफ़ी पुरानी है, इसलिए बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाते समय कुछ खो जाना सामान्य है, खासकर उस ड्रिफ्ट के बाद, बूढ़ा गुप्ता ने कहा। रोहित ने कहा, तुम लगातार ब्रेक पर पैर क्यों रख रहे हो? उसी पल, बूढ़ा गुप्ता ने जोर से ब्रेक मारा, लेकिन कार तेज़ी से भागती रही और बिल्कुल रुक नहीं पाई। चिंता मत करो, कुछ नहीं है। मैं संभाल सकता हूँ। ये बस एक अस्थायी ब्रेक फेलियर है, शायद पिछली बार उस लड़के ने इसे नुकसान पहुंचाया होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रोहित का भाव अजीब हो गया, जैसे वह कह रहा हो कि तुम बस जिम्मेदारी से भाग रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? फ़ोन कॉल। तुम गाड़ी चलाते समय फ़ोन का उपयोग करने की हिम्मत कर रहे हो। बस कुछ याद आया, जल्दी से कॉल करके रिपोर्ट कर रहा हूँ कि मैं सुरक्षित हूँ। घबराओ मत, कुछ नहीं है, बूढ़ा गुप्ता ने कहा। जैसे ही वह बोल रहा था, उसने रोहित के सामने एक नंबर डायल किया। हेलो पत्नी, मैं हूँ, बूढ़ा गुप्ता। ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक केस में मदद के लिए एक घोस्ट कंट्रोलर को लिया है, इसलिए मुझे देर हो सकती है। मैं रात का खाना छोड़ दूंगा, तुम और बच्चे पहले सो जाना, बस यही। ओह हाँ, कुछ है जो मैं तुम्हें हमेशा से बताना चाहता था। वह एक पल के लिए रुका और फिर बोला, पत्नी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कॉल खत्म करने के बाद, बूढ़ा गुप्ता ने फ़ोन अपनी जेब में रख लिया, फिर स्टीयरिंग व्हील से अपने हाथ हटाए, एक सिगरेट निकाली, उसे जलाया और एक गहरा धुएं का छल्ला उड़ाते हुए खिड़की से धुंधली आंखों से बाहर देखा। आज हवा थोड़ी शोरगुल वाली है। सूरज आज थोड़ा जल्दी डूब गया। जयपुर शहर का रात का नज़ारा काफ़ी अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे इसे फिर से सराहना का मौका मिलेगा या नहीं। रोहित ने कहा, तुम ये सब क्यों कह रहे हो, ड्राइवर भाई? तुम्हें स्टीयरिंग व्हील पकड़ना चाहिए और आगे देखना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं पता कि इतनी गति से इस तरह गाड़ी चलाना बहुत खतरनाक है? मुझे पता है। बूढ़े गुप्ता ने अपनी सिगरेट की राख झाड़ी, लेकिन ब्रेक पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। क्या तुम मेरा पैर यहाँ पियानो बजाते हुए नहीं देख सकते? अब स्टीयरिंग व्हील पकड़ने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं गति कम नहीं कर सकता। 1 मिनट से भी कम समय में मुझे शहर की नदी में कूदना होगा। क्या तुम्हें लाइफ वेस्ट चाहिए? मेरे पास यहाँ 2 हैं, मैंने तब खरीदे थे जब शहर में बाढ़ आई थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रोहित का चेहरा काला पड़ गया। उसने वास्तव में गलत नहीं सुना था। बूढ़े गुप्ता की टैक्सी बहुत तेज़ी से चल रही थी और ड्रिफ्ट के दौरान कुछ गड़बड़ हो गई थी। मैं तैरने में अच्छा नहीं हूँ, मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि मैं कार से कूद जाऊँ। नहीं, इस गति पर कूदना घातक हो सकता है। मुझ पर भरोसा करो, एक बार जब हम नदी में गिर जाएंगे तो घबराना मत। कार डूबने के बाद वैज्ञानिक गणना के अनुसार कार तुरंत पानी से नहीं भरेगी। साथ ही दरवाज़ा तुरंत खोलने की जल्दी मत करना क्योंकि उस समय बाहरी पानी का दबाव बहुत अधिक होगा और तुम उसे खोल नहीं पाओगे। बूढ़े गुप्ता ने ईमानदारी से कहा, तुम्हें बस शांति से इंतज़ार करने की ज़रूरत है। जब पानी केबिन में भर जाएगा और अंदर और बाहर का दबाव बराबर हो जाएगा तो मैं इस विंडो ब्रेकर का उपयोग करके शीशा तोड़ दूंगा। फिर हम खिड़की से बाहर निकल सकते हैं और तुम 10 सेकंड के भीतर सतह पर तैर पाओगे। ठीक है,
ठीक है, मैं तुम्हें एक बार और भरोसा करूंगा। रोहित उसकी विशेषज्ञता से सहमत होकर कार से कूदने का विचार त्याग दिया। अगले ही पल बूढ़े गुप्ता ने स्टीयरिंग व्हील घुमाया और पैदल चलने वालों से बचते हुए सीधे फुटपाथ पर चला दी और उनके बगल में एक कृत्रिम नदी में तेजी से कूद गया। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने योजना बनाई थी। कार पानी में जा घुसी, फिर इंजन बंद हो गया और वह डूबने लगी। उत्तम। लेकिन कुछ ही पलों बाद बूढ़े गुप्ता ग्रिमली हंसने लगे। मनुष्य की योजनाएं भाग्य से मेल नहीं खातीं। आज मेरा समय आ ही गया होगा। कार नदी तल में उल्टी क्यों पलट गई? अब खिड़कियां कीचड़ में फंस गई हैं और पूरी तरह से सील हो गई हैं, खोली नहीं जा सकती। मेरा विंडो ब्रेकर अब बेकार है। अगर मैं इस समय खिड़कियां तोड़ता हूं तो कीचड़ अंदर आ जाएगा और मौत और भी जल्दी आ जाएगी। उस पल रोहित एक बहुत ही उदास अभिव्यक्ति के साथ यात्री सीट पर उल्टा बैठा था। चारों तरफ से पानी अंदर आ रहा था और वे बस दम घुटने वाले थे। वास्तव में उसे कभी भी इस पुराने ड्राइवर पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अगर उसकी बहादुरी के लिए नहीं होता तो वह आज इस पुराने ड्राइवर के हाथों मौत के घाट उतार दिया गया होता। नौजवान, क्या तुम्हारी कोई प्रेमिका है? देखो, यह मेरी प्यारी बेटी है। वह इस साल चौथी कक्षा में है। क्या वह सुंदर नहीं है? इस बिंदु पर बूढ़े गुप्ता ने दुख भरे अंदाज में एक फोटो निकाली। उसने पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी थी और अपनी आसन मृत्यु को स्वीकार कर रहा था। अब इसके बारे में बात नहीं करते हैं। क्या तुम वही नहीं थे जिसने 20 साल की ड्राइविंग में कभी कार नहीं पलटी, जिसने अपनी पत्नी को भी इसी तरह जीता था? रोहित ने पूछा। मैंने कभी कार नहीं पलटी, लेकिन मैं एक दुर्घटना में जरूर फंसा था। वहीं मैं अपनी पत्नी से मिला था अस्पताल में। वह एक नर्स थी। ठीक है, बस हो गया, रोहित ने कहा। उसने बूढ़े गुप्ता के कंधे पर थपथपाया। भविष्य में बूढ़े गुप्ता, कोशिश करना कि और सावधानी से गाड़ी चलाओ और कोनों पर ड्रिफ्ट करने के बारे में सोचना भी मत। मेरे लिए नहीं, बल्कि अपनी नस पत्नी और प्यारी बेटी के लिए। नहीं, अगर अगला जीवन मिला तो मैं एक रेसिंग ड्राइवर बनना चाहता हूँ। यह मेरी जिंदगी भर का सपना रहा है, बूढ़े गुप्ता ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। ये सपनों के बारे में बात करने की जगह नहीं है। चलो विषय बदलते हैं। रोहित ने आह भरी, एक लाल चमक उत्सर्जित की जिसने बूढ़े गुप्ता को घेर लिया। अगले ही पल दोनों नदी के तल से गायब हो गए और पास के फुटपाथ पर फिर से प्रकट हुए। आटिल्ड। बूढ़ा गुप्ता जमीन पर गिर पड़ा, अपने चारों ओर के वातावरण को सदमे और भ्रम से भरे चेहरे के साथ घूर रहा था। क्या वह अभी अभी नदी के तल में नहीं था? वह अचानक फुटपाथ पर कैसे फिर से प्रकट हो गया? ठीक है, वह नौजवान। उसने चारों ओर देखा, लेकिन रोहित की आकृति पहले ही गायब हो चुकी थी, एक भूत की तरह हवा में गायब हो गई थी। थोड़ी देर बाद रोहित उस अपकिंग एंटरटेनमेंट क्लब में लौट आया जहां वह पहले था। जगह को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। जांचकर्ता अपराध स्थल को संसाधित कर रहे थे और उपेंद्र गुप्ता के अपराधों के विभिन्न सबूत इकट्ठा कर रहे थे। रोहित, घोस्ट कंट्रोलर, क्या हाल है? क्या उपेंद्र गुप्ता को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया है? रोहित को देखकर ब्यूरो प्रमुख ने जल्दी से आकर पूछा। रोहित ने कहा, उपेंद्र गुप्ता का मामला सुलझा लिया गया है। मैंने उसे गोली मारकर खुद मार डाला। मैंने कार दुर्घटना स्थल पर स्थिति की रिपोर्ट पहले ही कर दी है। शव खोजने की जरूरत नहीं है, तुम उसके जैसे लोगों के शवों को संभाल नहीं पाओगे। मैंने उसके निपटान का ध्यान रखा है। यह उत्कृष्ट समाचार है। प्रमुख ने राहत की सांस ली, अत्यधिक उत्साह के साथ रोहित का हाथ मिलाते हुए। अगर उपेंद्र गुप्ता वास्तव में भाग गया होता तो वह इस गलती के लिए जिम्मेदार होता। रोहित, तुम सही समय पर आए हो। क्या तुमने देखा है कि आसमान अजीब होता जा रहा है, गहरा और गहरा होता जा रहा है, और अभी तक रात भी नहीं हुई है? गिरी ने पास आते हुए कहा। मैंने देखा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह बहुत संभवतः एक असामान्य घटना का जन्म हो रहा है, और मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये घटना काफी विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती हुई लगती है। रोहित ने एक गंभीर सिर हिलाते हुए कहा। अगर अब सामान्य घटना फूट पड़ती है तो ये हुओगैंग गांव की घटना से अधिक गंभीर होगी। हुओगैंग गांव की घटना ने केवल एक गांव को प्रभावित किया था, लेकिन अब जो हो रहा है वह पूरे शहर को प्रभावित कर रहा है। मुझे अभी अभी नवीनतम समाचार मिला है कि जयपुर शहर को लॉकडाउन कर दिया गया है। ऊपर एक आपातकालीन बैठक बुलाई जा रही है। स्थिति हमारे विचार से कहीं अधिक गंभीर है। रोहित, अस्थायी युद्ध विराम कैसा रहेगा? आपस में लड़ने से केवल तेज मौत होगी, अंकुश ने अपनी छड़ी पर झुकते हुए और लंगड़ाते हुए पास आकर कहा। वह जानता था कि जैसे ही उपेंद्र गुप्ता का निपटान हुआ, या तो वह या मनोज रोहित का अगला लक्ष्य होगा। यह अचानक आए असामान्य घटना एक अस्थायी युद्ध विराम का एक उत्कृष्ट अवसर था।
रोहित ने अंकुश को आंखें सिकोड़कर देखा। तुम निश्चित रूप से अपना पल चुनना जानते हो। क्या तुम डरे हुए हो क्योंकि उपेंद्र गुप्ता मर चुका है? अंकुश का युद्धविराम का प्रस्ताव आसन असामान्य घटना के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि वह उपेंद्र गुप्ता की मृत्यु से भयभीत था, जिसने उसके दिल में सतर्कता पैदा कर दी थी। यह एक बड़े पैमाने पर असामान्य घटना हो सकती है। ऐसी घटनाएं हमारे देश में शायद ही कभी होती हैं। एक बार जब ऐसा होता है तो ये सिर्फ कुछ दर्जनों या 100 हताहतों के बारे में नहीं होता है, एक पूरा शहर तबाह हो सकता है। तुम्हारे पास ऐसे लोग जरूर होंगे जिनकी तुम्हें देखभाल करनी है, रिश्तेदार, दोस्त। ऊपर वालों से लड़ने में ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय तुम पहले अपने अपनों की देखभाल कर सकते हो। मैं बहुत ईमानदार हूं, अंकुश ने कहा। जैसे ही रोहित बोलने वाला था, उसके सैटेलाइट लोकेटर फोन की घंटी बजी। रुको, मैं एक कॉल ले रहा हूं। हेलो, कौन है? पूनम की आवाज़ फोन से आए। रोहित, जयपुर शहर में एक बहुत ही खास असामान्य घटना हो रही है और स्थिति अत्यधिक गंभीर है। अब से हमें हर समय संपर्क में रहने और जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए 24 घंटे संचार बनाए रखने की ज़रूरत है। हर समय कॉल पर रहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे संदेह है कि तुम इसे संभाल पाओगी, रोहित ने जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। फिर पूनम ने जारी रखा, साथ ही प्रोफेसर अरूप गुप्ता किसी कारण से समय पर जयपुर शहर से निकलने में कामयाब नहीं हुए हैं और अब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। शहर वर्तमान में पृथक्करण की स्थिति में है, बाहर से कोई प्रवेश नहीं कर सकता है और अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता है। जब तक हमारी सहायता नहीं आ जाती, हम उम्मीद कर रहे हैं कि तुम प्रोफेसर अरूप गुप्ता की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हो। वह इस असामान्य घटना में बिल्कुल नहीं मर सकते, रोहित ने कहा। इसका मुझसे क्या लेना देना है? मैं केवल असामान्य घटनाओं से निपटने के लिए जिम्मेदार हूं, लोगों की रक्षा के लिए नहीं। अगर तुम अरूप गुप्ता की रक्षा के लिए किसी को ढूंढ रहे हो तो तुम्हें एक अंगरक्षक को किराए पर लेना चाहिए, मेरे पास नहीं आना चाहिए। इस मिशन के लिए एक इनाम है, पूनम ने कहा। मुझे पैसे में दिलचस्पी नहीं है, रोहित ने जवाब दिया। अगर तुम ये काम लेते हो तो तुम्हारे पास जयपुर शहर के प्रमुख बैंकों के सभी स्वर्ण भंडार को जुटाने का अधिकार होगा। ऊपर वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसका उपयोग सार्वजनिक या निजी उद्देश्यों के लिए करते हो, जब तक कि प्रोफेसर अरूप गुप्ता जीवित रहते हैं, पूनम ने कहा। रोहित ने तुरंत पूछा, अरूप गुप्ता अभी कहाँ हैं? मैं तुम्हें अपनी ओर से विशेषताओं के बारे में सूचित करूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मानसिक रूप से तैयार हो, पूनम ने जवाब दिया। उस पल रोहित ने अपने बगल में खड़े अंकुश की ओर मुड़कर देखा, फिर कहा, कुछ जिंदा होते हुए भी मर चुके हैं, दूसरे मर चुके हैं लेकिन उनकी आत्मा जीवित है। उपेंद्र गुप्ता सही था, मुस्कान पुराने द्वेषों को घोल देती है और हंसी शिकायतों को मिटा देती है। हमें वास्तव में एक विनाश के सामने एक अस्थायी युद्धविराम करना चाहिए, क्योंकि आंतरिक कलह से केवल आपसी विनाश होगा। मुझे उम्मीद है कि हमें भविष्य में सहयोग करने का मौका मिलेगा। उसने अपना हाथ बढ़ाया। ये ठीक है कि तुम अस्थायी युद्धविराम के लिए सहमत हो गए हो, अंकुश ने हाथ नहीं मिलाया। वह नहीं चाहता था कि रोहित उसकी एक और बांह को डिसलोकेट कर दे। उसे भी प्रोफेसर अरूप गुप्ता की रक्षा के लिए मिशन मिला था। यह एक संकट और एक अवसर था। आंतरिक रूप से लड़ना जारी रखना वास्तव में नासमझी होगी।